नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आम्रपाली शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल आम्रपाली शर्मा न्यूज। दोस्तों, बॉलीवुड और टीवी की हीरा मंडी का ये आखिरी पार्ट है, यानी पार्ट 7 है। कई कहानियों में आप लोगों ने कमेंट करके पूछा कि आप जिनके बारे में बात कर रहे हो उनके नाम बताओ। तो दोस्तों, मैं सबके नाम नहीं ले सकती, मीडिया में भी यानी पब्लिकेशंस के साथ भी कोई नहीं ले सकता। मैंने कहा था कि पैसों के लिए रिश्ते रखने वालों में नाम सिर्फ उनके सामने आते हैं जो आमतौर पर निचले दर्जे पर ही काम करती हैं। वो ही बेचारी फंस जाती हैं। बड़े लोगों के नाम तब तक सामने नहीं आते जब तक कि कोई क्राइम केस ना हो जाए, फिर तो एक एक डिटेल सामने आती है, जैसे कि हमने जैकलीन फर्नांडिस और महाठग सुकेश के केस में देखा। दोस्तों, आपको पता है इतिहास और साहित्य में क्या फर्क है? मेरे एक हिंदी साहित्य के प्रोफेसर थे यूनिवर्सिटी में। उन्होंने कहा था कि इतिहास में नाम और तारीखों के अलावा सब झूठ होता है और कहानियों में नाम और तारीखों के सिवा सब सच होता है। तो यही मेरी इस सीरीज के बारे में भी है। ये भी बस झूठे नामों और तारीखों की सच्ची कहानियां हैं। दोस्तों, मैंने पिछले एपिसोड में शोबिज के लड़कों के सीक्रेट साइड बिजनेस के बारे में बात की थी और एक सेलिब्रिटी फैशन डिजाइनर के बारे में बताया था। रोहित वर्मा के बारे में एक बात रह गई थी। रोहित ने हाल ही में यह खुलासा किया कि उन्होंने शुरू के दिनों में जिस्म फरोशी की थी, लेकिन यह भी खुलासा किया कि वो एक एक्टर के साथ लिव इन रह रहा था जो बाद में स्टार बन गया। तब उस फुकरे लुक्खे एक्टर के पास कोई काम नहीं था, तो वो रोहित के घर में रहता था, उसी का खाता था और सब कुछ फ्री में। रोहित का दावा है कि वो उससे प्यार करता था, इसलिए वो उसके लिए सब कुछ करता था। लेकिन जब उस एक्टर को काम मिलने लगा, पैसा आने लगा, तो एक दिन वो घर आके जल्दी जल्दी पैकिंग करने में लग गया। देख के रोहित ने पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो? मैंने तुम्हारे लिए खाना बनाया है। तो एक्टर बोला, मैं शिफ्ट कर रहा हूँ। रोहित ने अपने रिश्ते का हवाला दिया। तो जानते हैं उस नाशुक्रे इनसेंसिटिव एक्टर ने क्या जवाब दिया? उसने कहा कि एहसान कैसा, तुमने भी तो मेरे साथ अच्छा वक्त बिताया है, यानी तुमने भी तो एंजॉय किया है, तो हिसाब बराबर। यानी सुविधाओं के बदले एक ही चीज है इनके पास देने को। ऐसे लोगों के लिए उनका जिस्म न हुआ करेंसी हो गई। एंटरटेनमेंट फील्ड में कई सारे ऐसे मौका परस्त कलाकारों के लिए यही एक करेंसी है जो वो किसी भी सर्विस और चीज के बदले दे देते हैं। अब बताइए कि यहाँ जिस्म फरोशी किसने की, रोहित ने या उस एक्टर ने? असल में जिस्म फरोशी तो उस एक्टर ने की थी, रोहित ने नहीं। वो एक्टर जो अब एक स्टार है। मैं रोहित की हिम्मत को सलाम करती हूँ कि उसने अपने बारे में इतना बड़ा सच बोलने की हिम्मत की, वो भी इतना एस्टैब्लिश डिजाइनर बनने के बाद। वैसे ये समाज सच के लायक है नहीं। ये कोई नई बात नहीं है। बॉलीवुड और टीवी इंडस्ट्री में एक कॉमन ट्रेंड है। यहाँ काम ढूंढने शोबिज में आने वाले लड़के हों या लड़कियां, वो किसी के साथ भी रह लेते हैं और बदले में एक ही चीज में पे करते हैं, यानी कैश की जगह काइंड में। यानी मेरे साथ रह लो और कीमत वसूल कर लो, इनका यही फंडा है। ये इतने एहसान फरामोश, मौका परस्त और निर्लज्ज होते हैं कि बाद में कहते हैं कि एहसान कैसा, तुमने भी तो टाइम पास किया है। नाशुक्री तो इनकी नस नस में भरी होती है। दोस्तों, जर्नलिज्म के दौरान मैंने इस फील्ड में कुछ एक्टर्स और सिंगर्स की मदद की थी, सिर्फ इंसानियत और दोस्ती के नाते। लेकिन ऐसे अनुभव हुए कि मैंने तौबा कर ली। यहाँ कोई किसी का दोस्त नहीं होता। हीरा मंडी के एक एपिसोड में मैंने पहले बताया था कि कई कास्टिंग एजेंसीज और टैलेंट मैनेजमेंट एजेंसीज ग्लैमर इंडस्ट्री में हैं जो जिस्म फरोशी के कारोबार में भी एक्टिव हैं। ये एक्ट्रेसेस और मॉडल्स को पैसों का लालच देके अपनी ओर खींचती हैं। कई बार फॉरेन ट्रिप पर भी भेजती हैं और वो भी चले जाते हैं इजी मनी के लिए और बाहर घूमने के लिए। फिर लोगों के सामने तारीफें करते हैं कि ये घड़ी मैंने जूरिक से ली थी, ये शो मैंने अमेरिका से लिया था, जिससे शराफत से, मेहनत से स्ट्रगल कर रहे एक्टर्स के मन में भी लालसा जाग जाती है कि हमें क्यों नहीं मिल रहा है, हम भी इसे हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, इसकी एक मिसाल पिछले साल सामने आई। अप्रैल 2023 में एक एक्ट्रेस और कास्टिंग डायरेक्टर आरती मित्तल को मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच की यूनिट 11 ने रंगे हाथों अरेस्ट किया था। उस पर आरोप था कि वो जिस्म फरोशी का रैकेट चला रही है। आरती कई सीरियल्स में काम कर चुकी है। उसने सोनी चैनल के सीरियल अपनापन रिश्तों का बंधन में काम किया था। स्टार भारत के शो ना उम्र की सीमा हो में भी वो नजर आई थी। इसके अलावा सनक, ये है फैन, धर्मपत्नी जैसे सीरियल्स में भी उसने काम किया था और अहम भूमिकाएं निभाई थी और कुछ वेब सीरीज भी उसने की हैं।
पुलिस रिकॉर्ड्स के मुताबिक उसकी कास्टिंग एजेंसी का नाम था ट्रेडमार्क प्लेंटास्टिक्स। वो एक्ट्रेस और मॉडल्स को कम समय में ज्यादा पैसे कमाने यानी इजी मनी का लालच देके इस लाइन में खींचती थी। मुंबई पुलिस की सोशल सर्विस ब्रांच ने आरती से ग्राहक बन के संपर्क किया, जैसा कि आमतौर पर पुलिस ऐसे रैकेट्स को बस्ट करने के लिए करती है। एफआईआर के मुताबिक आरती ने उनसे पर मॉडल 80,000 रुपए की डिमांड की, होटल रूम की बुकिंग अलग से। बाद में पुलिस ने गोरेगांव के बड़े होटल में रेड की और आरती को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। तो उन दोनों मॉडल्स ने बताया कि उन्हें तो सिर्फ 15,000 मिलने वाले थे, यानी 80,000 में से 65,000 कास्टिंग डायरेक्टर कम एजेंट मैडम आरती की जेब में जाते थे। ये तो लड़कियों का दोहरा शोषण हुआ। पुलिस कार्रवाई के बाद दोनों मॉडल्स को सुधार गृह में भेजा गया था। साफ जाहिर है कि वो खुद हीरोइन बनने आई थी, लेकिन बड़ा मौका नहीं मिला तो कैरेक्टर रोल्स करने लगी। साथ ही इजी मनी के लालच में 2 नंबर का काम भी उसने शुरू कर दिया। जैसा कि ऐसे बिजनेस में कई महिलाएं अपनी डिमांड कम होने के बाद एजेंट बन जाती हैं या मैडम कहलाती हैं। आरती ने कास्टिंग एजेंसी की आड़ में नई एक्ट्रेसेस और मॉडल्स को भी गलत रास्ता दिखा दिया। खैर, ये तो इस तालाब की छोटी मछली थी। एक चर्चित एडल्ट स्टार भारत में सालों से रह रही है। उसका कहना है कि वो पहले एडल्ट वीडियोस में काम करती थी, लेकिन अब वो उसका अतीत है। अच्छा, झूठ की हद देखिए कि वो दावा करती है कि उन पॉर्न फिल्मों में उसके साथ जो पुरुष होता था वो उसका पति ही होता था, यानी वो सती सावित्री है। उसने कुछ इक्का दुक्का फिल्मों और आइटम नंबर्स में काम किया है, यानी आइटम नंबर्स किए हैं, लेकिन बतौर एक्ट्रेस और हीरोइन वो एस्टैब्लिश नहीं हो सकी। लेकिन शान से लग्जोरियस लाइफ वो मुंबई में जी रही है। एक बार मेरे एक बड़े एंटरटेनमेंट चैनल के अवार्ड इवेंट में चैनल प्रोग्रामिंग टीम ने उसका डांस परफॉर्मेंस रखवा लिया था। फिर बाद में मैनेजमेंट से उन्हें बहुत फटकार पड़ी कि ऐसे लोगों से जुड़ना कंपनी की ब्रांड इमेज के लिए बहुत नुकसानदेह है। प्रोग्रामिंग वालों को लगा था कि उससे रेटिंग आएगी, लेकिन उल्टे बॉस से फटकार पड़ गई। दोस्तों, करीब 15 सालों पहले जब वो भारत में नई नई आई थी तो 2 बड़े प्रोड्यूसर्स में उसे लेकर लड़ाई हो गई थी। उसे एक बड़ा प्रोड्यूसर अपने कॉन्ट्रैक्ट पर भारत लाया था, लेकिन एक दूसरा हुस्न का पुजारी फिल्म मेकर भी उसका दीवाना हो गया। जैसे भारत में मुंबई में टैलेंट की कमी है, अब तो विदेशों से इंपोर्ट किया जाएगा, वो भी एक पॉर्न स्टार को। वो उसे अपनी फिल्म में लॉन्च करना चाहता था। उसने बहुत कोशिश की, लेकिन उसे परमिशन नहीं मिली तो वो भड़क गया। उसे खुलेआम गुस्से में कहा कि दूसरा प्रोड्यूसर उस टैलेंटेड लड़की को काम करने से रोक के उसे बर्बाद कर रहा है, यानी टैलेंट को बर्बाद कर रहा है। उस महिला की एक्टिविटीज के बारे में इंडस्ट्री के इनर सर्कल में कुछ और ही चर्चाएं होती हैं। हालांकि उसका दावा है कि अब वो पुराना काम छोड़ के शराफत की जिंदगी जी रही है। दोस्तों, ये तो हुई ग्लैमर इंडस्ट्री में एस्टैब्लिश्ड लोगों की बात। अब मैं आपको एक पत्रकार लड़की के बारे में बताती हूँ जिसने मीडिया छोड़ के ये रास्ता अपनाया। मीडिया में भी ये कीचड़ बहुत है। जब मैं एक न्यूज चैनल में सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट थी, तब वो ट्रेनी बन के आई थी। वो देखने में ठीक ठाक थी। चंडीगढ़ से आई उस लड़की के मन में भी हीरोइन बनने की ख्वाहिश थी। उसे किसी भी तरीके से ऊपर जाना था। शुरुआत में ही उसने शॉर्टकट अपना लिए थे। एक अजीब सी कमीनियत थी उसमें। उसे कुछ साल तो फायदा मिला, लेकिन फिर उसे एक के बाद एक चैनल्स ने उसकी गलत गतिविधियों के कारण नौकरी से निकालना और बैन करना शुरू किया। हैरत की बात थी कि उसका पति ही इस काम में उसकी मदद करता था। उसका असली सपना तो हीरोइन बनने का था, तो वो एक्ट्रेस बनने की कोशिश में ऑडिशंस देने लगी, लेकिन रिजेक्ट होती रही। उसने बॉलीवुड के एक बहुत बड़े वुमनाइजर स्टार को फंसाने की भी बहुत कोशिश की। वो पहले से उस पर फील्डिंग लगा रही थी, लेकिन उसे खुश करने के बावजूद उसे कोई फायदा नहीं हुआ। वो भी बहुत स्मार्ट आदमी है भाई, बॉलीवुड वाला है। दोस्तों, लोगों ने बहुत ही गलत अफवाहें फैला रखी हैं कि हीरोइन बनने का एक ही तरीका है, सिर्फ समझौते करके आप हीरोइन बन सकती हो। अगर ऐसा होता तो मुंबई में आने वाली बहुत सारी लड़कियां हीरोइन बन जाती, रेड में क्यों पकड़ी जाती? टैलेंट की भी तो जरूरत होती है। उस महिला को न एक्टिंग आती थी, न डायलॉग्स बोलना आता था, इसलिए सारी हरकतों के बावजूद वो टीवी के एपिसोडिक्स में छोटे मोटे रोल ही हासिल कर सकी। दोस्तों, टैलेंट के साथ कुछ किस्मत भी होती है। उसके पास तो दोनों ही नहीं थे। एंटरटेनमेंट चैनल में मेरे पास उसके ऑडिशंस आते रहते थे, लेकिन रिजेक्ट ही करने पड़ते थे क्योंकि एक्टिंग उसे आती नहीं थी। फिर वो इन्फ्लुएंसर बन गई। सोशल मीडिया में बहुत लोग उसे स्टाइल, फैशन, मेकअप और लाइफस्टाइल के लिए फॉलो करते हैं।
वो लोगों को आजकल बॉलीवुड में आने का रास्ता दिखाती है, कैसे ऑडिशन देना है वगैरह। दोस्तों, मेरे कोलीग सीनियर क्राइम जर्नलिस्ट बताते थे कि उसकी मुंबई के एक बड़े अधिकारी से भी दोस्ती थी। उसकी सारी गतिविधियों की जानकारी पुलिस और क्राइम रिपोर्टर्स के पास है। उसमें क्रिमिनल टेंडेंसीज भी हैं। दोस्तों, मीडिया पढ़े लिखे लोगों का फील्ड माना जाता है, लेकिन अफसोस इस कालीन के नीचे भी बहुत धूल है, बल्कि कीचड़ है। अब मैं आपको एक एजेंट के बारे में बताती हूँ। दोस्तों, कई सालों पहले मेरी पहचान में दिल्ली का एक लाइजनिंग आदमी था, जो जर्नलिस्ट भी था। न्यूज रिपोर्टिंग नहीं करता था, बस चैनल में बड़े पॉलिटिशियंस को बतौर गेस्ट अरेंज करता था। आप जानते होंगे कि लाइजनिंग करने वाले लोग मिडिलमैन का भी काम करते हैं, यानी बॉलीवुड और टीवी की अप्सराओं को इधर उधर भेजने का भी काम साथ में चलता है। जिस पावरफुल आदमी को जो चाहिए वो उपलब्ध कराते हैं। वो शख्स देश भर के कई बड़े बड़े नेताओं, मिनिस्टरों को जानता था। वो कभी कभी मुंबई आता था तो मिलता था। फिर एक बार मुझे उसने बॉलीवुड की B-C ग्रेड एक्ट्रेसेस और आइटम गर्ल्स की फोटो अपने फोन में दिखाई और बताया कि मैं शाम को पायल के घर गया था। मैंने कहा, क्यों मिलते हैं आप इनसे? कोई इल्जाम वगैरह लगा देगी तो कल को? इनका कोई भरोसा नहीं है। तो बोला, मेरा एक बड़ा लॉयर फ्रेंड है जो इनसे मिलाता है, उसके कारण ऐसी लड़कियां मेरी झोली में आके गिरती हैं। अब आप समझ सकते हैं कि लाइजनिंग के आदमी का उनसे क्या काम हो सकता है। ऐसे लाइजनर्स के पीछे तो हीरोइंस खुद ही भागती हैं, जिससे कि उन्हें और काम मिले। अमर सिंह की कॉल रिकॉर्डिंग के बारे में तो मैं आपको पिछले वीडियोस में विस्तार से बता चुकी हूँ। जिस लाइजनर की बात मैं कर रही थी, वो एक न्यूज चैनल की एक नई एंकर को कुछ सालों पहले दूसरे चैनल में बुलाने के लिए बहुत दबाव डाल रहा था। उस बच्ची ने ना कह दिया तो भी वो उसे फोन करता रहता था। वो बहुत परेशान हो गई। फिर उसने उसके फोन उठाना बंद कर दिया। असल में उस चैनल के एक अय्याश एडिटर को वो पसंद आ गई थी। ये सब पता चलने के बाद फिर मैंने उस लाइजनर से संपर्क तोड़ दिया, उसे ब्लॉक कर दिया। तो ये हाल है इनका। दोस्तों, मैं आपको एक और बॉलीवुड हीरोइन की कहानी सुनाती हूँ। उसका नाम था स्वाति मिश्रा। उसने शाहरुख खान के साथ फिल्म की थी। हालांकि ज्यादा फिल्में नहीं की उसने, एक दो मूवीज में आइटम नंबर भी किए। फिर उसकी पीए रेहाना मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी। वो मेरी दोस्त बन गई थी तो उसने मुझे बताया कि कुछ लोगों ने उसे अप्रोच किया कि स्वाति को उनके पास प्राइवेटली भेज सकते हो क्या। रेहाना हैरान थी। उसने स्वाति को बताया कि देखो, लोग तुम्हारे बारे में ऐसा पूछ रहे हैं। स्वाति ने कहा, मैं क्या ऐसी लगती हूँ? मैं बहुत अच्छी फैमिली से हूँ। लेकिन फिर पीए को पता चला, यानी रेहाना को पता चला कि स्वाति उन्हीं लोगों के पास होकर आती थी। ऐसा कुछ बार होने लगा तो रेहाना ने उसका काम छोड़ दिया। वो मुझसे बोली कि उसके लिए काम करके फिर मैं क्या बन जाऊंगी, उसकी एजेंट। दोस्तों, एजेंट के लिए हिंदी और इंग्लिश में अलग शब्द हैं, वो कहे थे उसने, लेकिन मैं वो शब्द यहाँ प्रयोग नहीं कर रही हूँ। शाहरुख के साथ फिल्म कर ली उसने तो स्वाति का दिमाग आसमान पर था। उसका एक आइटम नंबर हिट हो रहा था तो मैं एक बार उसका इंटरव्यू करने गई। उसने इतने नखरे दिखाए, इतने टेंट्रम्स दिए कि मैं बिना पूरा इंटरव्यू किए लौट आई। फिल्म की पीआरओ ने इंटरव्यू लाइनअप कराया था। हमें रोड पर एक छोटा सा इंटरेक्शन करना था। वो काफी देर से आई, फिर मेकअप करके नहीं आई थी। इतनी खराब लग रही थी कि मेरा कैमरा ऑन कराने का मन ही नहीं किया। आपको मालूम है कि बॉलीवुड और टीवी की कई एक्ट्रेसेस बिना मेकअप के तो पहचान में भी नहीं आती। पीआरओ और मैंने रिक्वेस्ट की कि प्लीज लिपस्टिक तो लगा लो, स्क्रीन पर खराब लगेगा, अच्छा लगना चाहिए आपको। उसने बड़े ग्लेयर्स भी लगा रखे थे तो उसका चेहरा ही नहीं दिख रहा था। हमने कहा कि इन्हें उतार लो तो बोली नहीं, इसी के साथ करो, मैंने आई मेकअप नहीं किया है। मैंने फिर एक दो साउंड बाइट्स लिए और पैकअप कर लिया। वो बोली, बस इतना ही? मैंने कहा हाँ, बस इतना ही। फिर बाद में पीआर ने उससे कहा कि अब वो उसके लिए किसी मीडिया को नहीं बुलाएगी। वो नाराज हो गई। फिर स्वाति ने मेरे चैनल में एडिटर को फोन करके कहा कि क्यों उसने आपकी रिपोर्टर ने इंटरव्यू ठीक से नहीं किया। मेरे एंटरटेनमेंट एडिटर ने उसे ही डांट दिया कि ऐसे नखरे नहीं दिखाने थे, वो इतनी बड़ी हीरोइन नहीं है। उसके इसी एटीट्यूड और टेंट्रम्स के कारण उसका करियर खत्म हो गया। और उसने साथ में क्या साइड बिजनेस किया वो तो आप समझ सकते हैं। पैसे की हवस की हद नहीं होती, और यही हवस ग्लैमर से जुड़ी कई लड़कियों और लड़कों को जिस्म फरोशी के दलदल में खींच लेता है, जिससे निकलना बहुत मुश्किल होता है। बीते जमाने की भी कई एक्ट्रेसेस सीक्रेट कारोबार में शामिल बताई जाती हैं। मैं उनके बारे में बताऊंगी तो आपको यकीन नहीं होगा, क्योंकि वो लेजेंडरी एक्ट्रेसेस थी। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक उस जमाने की लेजेंडरी हीरोइन
माला सिन्हा ने अदालत में बयान दिया था कि वो इस काम में इन्वॉल्व हैं, लिप्त हैं। असल में माला सिन्हा के घर इनकम टैक्स की रेड पड़ी थी। रेड में उनके घर 12 लाख रुपए उस जमाने में कैश पाए गए थे, जिनका कोई हिसाब वो नहीं दे सके। कहते हैं माला के पिता नहीं चाहते थे कि उनके पैसे जब्त हों, तो उन्होंने उसे ऐसा बयान देने के लिए कहा था। तो उसने कोर्ट में कहा कि वो इस सीक्रेट बिजनेस में इन्वॉल्व है। अब सच क्या था ये तो वही जानते होंगे। वैसे जिस्म फरोशी का कारोबार अक्सर कैश में ही होता है, इसलिए कैश में कमाते हैं और कैश में खर्च करते हैं, तो इनकम टैक्स भी नहीं देते। और आम आदमी को उसकी नौकरी से सैलरी भी मिलती है तो टैक्स काट के मिलती है। दोस्तों, बीते जमाने की एक बड़ी हीरोइन थी विमी। आज लोगों को उनका नाम याद ना आए, लेकिन चेहरे से आप जरूर पहचान लेंगे। विमी का नाम भी ग्लैमर की इस हीरा मंडी के बाजार में चमका था। 60 के दशक की हीरोइन विमी जैसे रातों रात बड़ी हीरोइन बनी थी, उतनी ही जल्दी और दर्दनाक उनका अंत भी हुआ था। पहले कई हीरोइंस के ऐसे ही नाम होते थे, विमी, निम्मी, सिमी। पंजाबी लड़की विमी ने घर वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर कलकत्ता के मशहूर इंडस्ट्रियलिस्ट के बेटे शिव अग्रवाल से शादी की थी और कलकत्ता जाकर बस गई थी। वहीं एक पार्टी में उनकी मुलाकात उस वक्त के नामी संगीतकार रवि से हुई। उन्हें अपनी खूबसूरती पर बहुत गुमान था, यानी विमी को। विमी हीरोइन बनना चाहती है ये बात रवि समझ गए और उनके कहने पर वो अपने पति के साथ बॉम्बे आ गई। शादीशुदा और 2 बच्चों की मां विमी को ब्रेक मिला था 1967 में आई B.R. चोपड़ा की सस्पेंस थ्रिलर फिल्म हमराज से। फिल्म हमराज और उसके गाने सब कुछ सुपरहिट हुआ। 60 के दशक में विमी एक फिल्म के लिए 3 लाख लेती थी और हमराज के लिए उन्हें मिले थे 50,000 और उनके घर के बाहर प्रोड्यूसर्स की लाइन लगी थी। पति शिव उनके सेक्रेटरी बन गए थे। लेकिन जिस तरह विमी को शोहरत की बुलंदियां मिली, वैसे ही वो गुमनामी के अंधेरों में भी खो गई। विमी ने हमराज के बाद भी 3 फिल्में की, लेकिन सब फ्लॉप हो गई। फिर उनका स्टारडम भी खत्म हो गया। आर्थिक तंगी में घिरकर विमी जुहू के बंगले को छोड़कर सबब के घर में शिफ्ट हो गई। सेक्रेटरी कम हस्बैंड यानी शिव अग्रवाल उन दिनों शराब ज्यादा पीने लगे और उन पर बी ग्रेड प्रोड्यूसर्स की फिल्में साइन करने के लिए दबाव भी डालने लगे। शिव विमी को मारता पीटता भी था। आखिर उनका शिव से तलाक हो गया। वो जॉली नाम के आदमी के साथ लिव इन रहने लगी। जॉली ने उन्हें पूरी तरह बर्बाद कर दिया। वो जिस्म फरोशी के बाजार का एजेंट भी था। जॉली ने विमी को इस बाजार में धकेल दिया। डिप्रेशन में आकर विमी ने शराब का सहारा लिया था या जॉली ने उन्हें शराब की लत लगा दी थी, ये कहा नहीं जा सकता। जॉली उन्हें प्रोड्यूसर्स को पैसे के लिए खुश करने के लिए भेजता था। वो बड़े बड़े होटल्स के रूम्स में अकेली प्रोड्यूसर्स के साथ वक्त गुजारने जाती थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक विमी की क्लोज फ्रेंड कृष्णा ने इस बात को कंफर्म किया था कि वो जिस्म फरोशी के बाजार का हिस्सा बन चुकी थी। फिर भी जॉली उन्हें तकलीफ देता रहा। आखिर उन्होंने जॉली से रिश्ते खत्म कर लिए। सस्ती घटिया शराब पीने के कारण सिर्फ 34 साल की उम्र में विमी का लीवर पूरी तरह खराब हो गया था। उनके पास इलाज के भी पैसे नहीं थे। आखिर बीमारी के कारण 22 अगस्त 1977 में यानी 1977 में विमी की अस्पताल में मौत हो गई और उनके शरीर को भी ठेले पर शमशान ले जाया गया। मुझे लगता है कि विमी अपना घर बार छोड़कर इस फिल्मी दुनिया में न आती तो शायद यही उनके लिए अच्छा होता। दोस्तों, ये तो थी बीते जमाने की एक्ट्रेसेस की बात, यानी ये ट्रेंड बॉलीवुड में पुराना है। आखिर में यानी इस एपिसोड को खत्म करने से पहले जाते जाते मैं आपको एक गुमनाम लड़की के बारे में बताती हूँ जो मुंबई में एक्ट्रेस बनने आई और अंधेरों में डूबकर गुम हो गई। ये बहुत ही दुखद घटना है। एक बार वेस्टर्न सबर्ब के मलाड लिंक रोड पर एक लड़की खड़ी थी। उसने अपना पेट पकड़ा हुआ था। सुबह के कुछ 7 बजे थे। एक रिक्शे वाला नाइट शिफ्ट करके लौट रहा था। उसने सोचा शायद लड़की बीमार है, उसकी हालत बिल्कुल ठीक नहीं लग रही थी। तो ऑटो वाले ने उससे पूछा कि मैडम आपको कहाँ जाना है, मैं ले चलता हूँ। तो वो चुपचाप ऑटो में बैठ गई। वो ऑटो वाला बहुत ही संवेदनशील आदमी था। तो उसने पूछा कि आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, आप चाहो तो किसी हॉस्पिटल में दिखा लो, मैं ले चलता हूँ। तो वो लड़की बोली नहीं, मुझे जुहू गली तक छोड़ दो, मुझे घर जाना है। दवाई लेके सो जाऊंगी तो ठीक हो जाऊंगी, आराम कर लूंगी। ऑटो वाले ने मिरर में देखा कि वो लड़की बहुत दर्द में है और वो अपना रोना कंट्रोल कर रही है। उसने उसे थोड़ी सांत्वना दी। फिर थोड़ी बातचीत हुई तो उस लड़की ने बताया कि वो एक सेक्स वर्कर है
और उसके एजेंट ने उसे 2 अफ्रीकन्स के पास भेज दिया था। उसे पहले से कुछ भी नहीं बताया था। आप सोच सकते हैं कि उन दोनों अफ्रीकन्स ने, हबशियों ने उसके साथ क्या सुलूक किया होगा। ऑटो वाले ने पूछा कि क्यों करती हो ये सब? लड़की ने कहा, बॉम्बे में एक्ट्रेस बनने आई थी घर से भाग के, फिर रोल तो नहीं मिले, ये काम करने लगी, अब आदत हो गई है इसकी। दोस्तों, अपनी हसरतों, अपने सपनों और ग्लैमर की शिकार इन लड़कियों की कहानियां कोई भी ग्लॉसी मैगजीन अपने पन्नों पर नहीं छापेगी, कोई पेज 3 भी इनका जिक्र नहीं करेगा। ये लड़कियां असल में इस ग्लैमर की चकाचौंध भरी दुनिया की परछाई हैं, बहुत काली परछाई हैं। दोस्तों, एक और किस्सा मैं आपको बताती हूँ कि कई सालों पहले मैं जब आज तक चैनल में बतौर रिपोर्टर काम कर रही थी तो काफी देर से घर लौटती थी। रात में चर्च गेट से गोरेगांव के लिए मैं ट्रेन पकड़ती थी। उस लोकल ट्रेन में रात में कई बियर बार वाली लड़कियां, औरतें बाहर से काम करके लौट रही होती थी, तो पूरी ट्रेन में वही लड़कियां मिलती थी। धीरे धीरे जाते जाते मेरी एक बार गर्ल से बातचीत शुरू हो गई। उसे पता चला कि मैं आज तक में हूँ, तो उसने अपनी कहानी सुनाई। उसने कहा कि वो काफी कम उम्र में घर से भाग के मुंबई आई थी। कई साल हो चुके थे। उसके फेवरेट हीरो तब मिठुन चक्रवर्ती थे, तो वो किसी तरह उनकी शूटिंग पर पहुंची और उनसे मिली। मिठुन ने सारी बात सुन के कहा कि मैं तुम्हारे भाई की तरह तुमसे कह रहा हूँ कि वापस चली जाओ, वापसी का टिकट मैं करा के दूंगा, ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। लेकिन वो लड़की मुझसे बोली कि तब तक बहुत देर हो चुकी थी, वापसी का रास्ता मेरे लिए बंद हो चुका था। तो उसने बार में काम करना शुरू कर दिया। बाद में जब मुंबई में बार्स बंद हुए तो पता नहीं उस लड़की का क्या हुआ। आखिर में आप सब लोगों से गुजारिश करना चाहती हूँ कि आप मुझसे और ज्यादा बातें मत पूछा कीजिए। जितना बता सकती हूँ मैं उतना बताती हूँ। मेरी भी सीमाएं हैं, कानूनी हद भी होती है, और उससे ज्यादा कुरेदने का कोई फायदा नहीं होगा। कमेंट में स्टार्स के नाम भी आप मत लिखा कीजिए। जो समझ में आए तो समझ लीजिए, किसी का नाम लिखोगे और वो ना हुआ तो अच्छा नहीं है। दोस्तों, इस सीरीज में मेरी कोशिश थी कि आपको इस शोबिज ग्लैमर की दुनिया के पीछे की, उसके नीचे की सच्चाई के बारे में बताऊं, उससे वाकिफ कराऊं। क्योंकि अक्सर आपको फिल्मी मैगजीन, मीडिया में उसकी बहुत अच्छी तस्वीर ही दिखाई देती है, लेकिन उसके पीछे की जो परछाई है उसे देखना बहुत जरूरी है हकीकत जानने के लिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये सीरीज पसंद आई होगी। आपको कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, और आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए। धन्यवाद।